नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा वेद स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले जो समय है कुछ समय उसमें काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप उच्च शिक्षक की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करें। और एक और भर्ती आपके सामने आ चुकी है, अटल आवास शिक्षक भर्ती टीईटी पीईटी की। इसमें 300 पद हैं। बात करेंगे कि इसकी सिलेबस क्या रह सकता है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, और जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं हम पद रहने वाले हैं, कुल 300 पद रहने वाले हैं। और अब बात करते हैं कि इसमें कौन बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि दोस्तों की जो श्रमिक कार्ड जिनके बने हुए होते हैं उन्हीं के बच्चे इसमें पढ़ पाते हैं। जैसे आपकी नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, ये जो स्कूल होते हैं उसी की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा इसमें उनको ऐसी ही शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई द्वारा ये इनको मतलब एफिलिएटेड होते हैं, वहाँ से इनको शिक्षा दी जाती है। अभी तक इसमें जो शिक्षण कार्य किया जाता था वो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल के जो रिटायर्ड शिक्षक थे वही इसमें शिक्षण कार्य किया करते थे। लेकिन अब भाई एक बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता हुआ कि आने वाले समय में जो ये शिक्षा आयोग है वो इसमें भर्ती कराएगा और 300 कुल पद रहने वाले हैं। और संभवतः होगा कि इसकी जो नियमावली होगी वो थोड़ी सी अलग होगी और इसकी जो सिलेबस या पाठ्यक्रम होगा वो भी अलग होगा। अब देखते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सिलेबस और पाठ्यक्रम सिलेबस क्या रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता हो कि हाल ही में जो 18 मंडल, ये जो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसी की ये मंडलों में उसी के किसी न किसी ज़िले में ये विद्यालय स्थित हैं और वहाँ पर रेसिडेंटल रूप से ये शिक्षा प्रदान की जाती है। वहाँ पर शिक्षक को वहीं पर रहना होता है। ये 18 मंडल हैं और आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हो। आप जिस मंडल के हो वहाँ पर आपको नज़दीक कोई ना कोई आपको स्कूल मिल जाएगा इसका। तो आपका उसी होम मंडल में आपका मतलब उसी मंडल में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो देखते हैं डिटेल नोटिस में क्या क्या योग्यता रहने वाली है, क्या 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 होने वाला है। दोस्तों, हाल ही में अटल आवासीय विद्यालय ग्राम कोंदू, तहसील सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर में ये विज्ञप्ति आई थी। और इस विज्ञप्ति में क्या क्या मतलब योग्यता थी, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या इसकी पाठ्यक्रम की स्कीम रहेगी। क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ इस डिटेल्स में यहाँ पर दे दिया। डिटेल नोटिस में हम चेक करेंगे तो बहुत सारी जानकारी जुटा पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पोस्ट पीजीटी के लिए इनकी जो योग्यता है वो बीएड प्लस प्रास्नातक में आपके पास 50% होना चाहिए। ये देख सकते हो आप कि 50% मार्क आपके प्रास्नातक में होने चाहिए, जो भी सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा है। और साथ ही साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क होने चाहिए। जहाँ तक बात करते हैं कि पीजीटी हिंदी और करते हैं पीजीटी हिंदी की, जैसा कि आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको पीजीटी हिंदी या टीईटी हिंदी बनना है तो आपके पास संस्कृत रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये जो विद्यालय है ये सीबीएसई द्वारा संचालन होते हैं, सीबीएसई की एफिलिएटेड द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर ये यूपी बोर्ड से नहीं है, क्योंकि इनका सिलेबस है ना वो एनसीईआरटी वाला रहने वाला है। तो आपके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो संस्कृत नहीं है आपके पास इंटर में या स्नातक में, तो आप इसके लिए आवेदन के लिए अवेलेबल हो। पहला नंबर तो ये हो गया। जहाँ तो और सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वही सेम इसमें योग्यता है, 50% प्लस 50% आपका बीएड में होना चाहिए। जहाँ तो बात करते हैं कि टीजीटी की योग्यता क्या रहने वाली है। टीजीटी की योग्यता सेम रहने वाली है, जैसे कि स्नातक में आपको 50% अंक होने चाहिए और साथ ही साथ आपकी बीएड में भी 50% होना चाहिए। तो ये योग्यता रहने वाली है। और साथ ही साथ इसकी अगर सब्जेक्ट वाइज स्पेशल योग्यता की बात करते हैं तो ये हमारे काम की चीज़ है। तो हमारे पास टीजीटी जैसे हिंदी की बात करें तो टीजीटी हिंदी में हमारे पास 50% अंक होने चाहिए और वो भी 3 साल हमारे पास सब्जेक्ट रहना चाहिए। दोस्तों, यही योग्यता रहने वाली है, आगे इसकी योग्यता बदलने की नहीं। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश का जो आयोग होता है जो परीक्षा लेता है या इसकी नियमावली है वो अलग है। जहाँ तक यूपी टीईटी एलटी की बात करें तो उसकी नियमावली अलग है और इसकी नियमावली अलग रहने वाली है। क्योंकि इसमें आपको सीबीएसई से एफिलिएट होने के कारण इसमें जो मेन सब्जेक्ट है आपका 3 वर्ष रहना चाहिए। और साथ ही साथ इसकी इंग्लिश की बात करें तो वो भी सेम है। टीईटी मैथ की इसकी योग्यता कुछ अलग है। तो बात करते हैं कि टीईटी मैथ की योग्यता क्या हो सकती है। तो आपके पास पहला नंबर तो ये है कि भाई जो आपके पास सब्जेक्ट है वो पूरी 3 साल रहना चाहिए। और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कुछ इसमें ये छूटें भी हैं कि आपके पास 1 या 2 सेमेस्टर में ऐसे ऐसे रहना चाहिए। तो ये डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। जहाँ तक साइंस की बात करते हैं तो आपके पास मेन सब्जेक्ट के साथ जैसे मान लो बायोलॉजी है तो आपके पास केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी होनी चाहिए। बॉटनी है तो आपका केमिस्ट्री जूलॉजी होनी चाहिए। जूलॉजी है तो केमिस्ट्री बॉटनी होनी चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा तो आप निश्चित ही फॉर्म भर पाओगे। तो दोस्तों, बात करते हैं टीजीटी सोशल स्टडीज़ की, क्योंकि ये योग्यता थोड़ी सी अलग है। जो योग्यता आपकी एनवीएस, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस वगैरह इनमें जो योग्यताएं रहती हैं उसी से ये मिलती जुलती योग्यता है। प्रदेश आयोग द्वारा जो टीजीटी एसएसटी की जो योग्यता निर्धारित की जाती है वो थोड़ी सी अलग है। आइए समझते हैं कैसे योग्यता अलग है ये। कि आपके पास हिस्ट्री
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स, ये आपको पास स्नातक में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन अगली शर्त ये है कि आपका या तो ज्योग्राफी या हिस्ट्री, इनमें से कम 1 सब्जेक्ट कोई 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधी बात करते हैं कि बात कहने का मतलब ये है कि आपने ज्योग्राफी या हिस्ट्री पूरे 3 वर्ष पढ़ा हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर मान लो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों ही सीख किया है तो ये अच्छी बात है। अगर आपने ज्योग्राफी के साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट किया है तब भी आप अवेलेबल हो इस फॉर्म भरने के लिए। अगर आप हिस्ट्री से किया है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये इसकी योग्यता है, थोड़ी सी डिफरेंस योग्यता है। बात करते हैं टीजीटी संस्कृत की, तो ये जो आपकी जो योग्यता है वही सेम योग्यता है कि आपको 50% मार्क होने चाहिए स्नातक में, और साथ ही आपका 50% आपका बीएड में होने चाहिए। जहाँ तक टीजीटी आर्ट की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास 50% मार्क के साथ होनी चाहिए आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स से। और साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो बीपीएड होना चाहिए आपका 50% के साथ, स्नातक में भी 50% होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी बीएड भी होनी चाहिए। जहाँ तक इसकी सिलेबस की या पैटर्न की बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसका जो गेस्ट टीचर होते थे उनमें सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहता था, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक के मार्क्स लगते थे, जुड़ते थे उसमें। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ टेस्ट भी रख रखा था कि इंटरव्यू क्रिएट था, उसमें कुछ इस तरह का सिलेबस दे रखा था उन्होंने कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका 4 मार्क्स का, तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट नॉलेज का भी वेटेज रह सकता है, टीचिंग एबिलिटी आ सकती है जो आपकी सीटीपी वगैरह होती है, और पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस तो जीके भी आ सकती है आपके पेपर में, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हिंदी इंग्लिश, और जहाँ से आईसीटी भी आ सकती है। तो दोस्तों ये इन्होंने सिलेबस दे रखा था, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता जो केवीएस का आपका पेपर होता है, एनईएस का जो पेपर होता है उसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता ये पेपर्स बन सकता है। तो आप इसके लिए अवेयर रहें, अभी से तैयारी करते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।